अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 को जो है वो क्विकली रिवाइज करेंगे, विच इज़ अबाउट द ऑस्किलेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस देख लेते हैं। ये डेफिनेशंस बेसिकली एमसीक्यूज़ में तो नहीं आती, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये समटाइम्स आप लोगों की स्टेटमेंट के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। अब अगर एक स्टूडेंट है उसे स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही तो वो एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करेगा। अगर एक स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि हार्मोनिक मोशन क्या होती है, पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ऑस्किलेटरी मोशन क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, तो एमसीक्यूज़ में जब ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं ना, तो एक बच्चे को समझ ही नहीं आ रही तो वो एमसीक्यूज़ को कैसे जो है वो सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इन बेसिक्स डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हार्मोनिक मोशन। जब भी कोई पार्टिकल जो है वो रिपीटेड मोशन करता है अबाउट द मीन पोजीशन तो हम लोग उसे हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। और जब भी हमारे पास कोई मोशन जो है वो रेगुलर इंटरवल पर हो रही हो तो ऐसी मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और टू एंड फ्रो मोशन जो है वो उसको हम लोग जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल जो है एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो पूरा करता है मीन पोजीशन पे तो उसे हम लोग जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। और टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वन वाइब्रेशन उसे हम लोग जो है वो टाइम पीरियड कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस हो रही होती हैं उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। फिर उसके बाद उसने सेम पीरियोडिक मोशन को डिफाइन किया है। अच्छा, यहाँ पे जो है कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। कहते हैं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड को जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है, जिसका हमारे पास रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब इसमें ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और एफ जो है फ्रीक्वेंसी को करता है, ठीक है। आप लोग इससे फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड करोगे, एफ इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कहते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये नेगेटिव साइन जो है वो ये मैग्नीट्यूड को शो नहीं कर रहा, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ रिलेशंस है टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, वेलोसिटी का, ये आप लोगों ने जो है वो देख लेने हैं। अच्छा, ये चैप्टर की एमडीकैट एस्पायरेंट्स तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को जो है वो एमडीकैट एस्पायरेंट्स भी जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में जो वेव्स वाला चैप्टर है ना तो उसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो इस चैप्टर के भी जो है वो मेंशन किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, आई थिंक सिंपल पेंडुलम भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहीं से कवर कर लेनी है। और जो कि एमडीकैट एस्पायरेंट्स है तो वो भी इस चैप्टर को लाजमी देखें। एक कदम एमसीक्यू समटाइम आ जाता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, लेकिन एक एमसीक्यू समटाइम आ जाता होता है। अब यहाँ पे दो केसेस हैं। ये जो वेलोसिटी का रिलेशन आप लोगों को ऊपर बताया था, तो जब भी हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेडियस के इक्वल होगा तो हमारे पास जो वेलोसिटी है ना वो ज़ीरो होगी। और जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा ना तो हमारे पास उस वक्त वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में ऐसा होता है कि हमारे पास एक मैस होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका मैस m होता है। वो किसी स्पोर्टेड उसके साथ सरफेस के साथ अटैच होता है, ठीक है। और इस स्ट्रिंग के थ्रू इस स्ट्रिंग में जो है वो टेंशन टी होती है। इस ऑब्जेक्ट का मास m होता है, बस इट इज़ ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। और ये जो बॉब है ये मूव करता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम से मीन पे, मतलब ये इस तरह से जो है वो मूव कर रहा होता है, तो इसे हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहता है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, प्लस द रेडियस ऑफ द मेटालिक बॉब। और यहाँ पे सिर्फ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहता है कि हमारे पास ये जो सिंपल पेंडुलम होता है इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जो है वो हम लोग स्मॉल रखते हैं, ठीक है। और स्मॉल के लिए फिर हम लोग थीटा को जो है वो ज़ीरो कंसिडर करते हैं। और उसने ये प्रूव किया कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है बेसिकली इट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड का, ये आप लोगों ने 10th में भी जो है वो किया होगा। टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L/G, ठीक है, ये रिलेशन। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड का जो है वो अंडर द रूट ऑफ L के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब लेंथ को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम पीरियड भी जो है वो इंक्रीज़ होगा। अच्छा, समटाइम्स आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया जाता है कि अगर हम लोग मैथ्स को इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो आप लोग इस रिलेशन को देख सकते हो, यहाँ पे किसी भी किस्म के मैथ्स का जिक्र हुआ ही नहीं है। सो दिस मीन्स दैट मैथ्स जो है वो आपके टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता। या फिर समटाइम आपको जो है वो लेंथ दी जाती है 2 सेंटीमीटर या जो भी 2 मीटर जो भी,
तो आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग टाइम पीरियड फाइंड करो, तो आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है, जी भी कॉन्स्टेंट है, सिर्फ आप लोग एल की वैल्यू पुट करो तो आप लोगों के पास टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट हो सकता है। उसके बाद ऊपर हम लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस इक्वेशन के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर देखते हैं। इसमें बोला कि हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो उसका किसके साथ, लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ये बात हम लोगों ने ऊपर की। फिर हमने कहा कि टाइम पीरियड का हमारे पास ग्रेविटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, आप लोग देख सकते हो जी जो है वो डिनोमिनेटर में है, सो दैट इज़ वाई। मतलब जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज़ होगा, और अगर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड जो है वो जी की वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद उसने वही चीज़ लिखी जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताई कि हमारे पास ये जो टाइम पीरियड है ना, ये मैथ्स पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मैथ्स बेशक आप लोग बॉब जो है वो 100 kg का लगाओ या 1 kg का लगाओ, टाइम पीरियड इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, कहता है कि हमारे पास मून के ऊपर जो है वो टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। मून के ऊपर टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज़ होता है क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी होती है, जी होती है, वो डिक्रीज़ होती है, कम होती है, ठीक है। आप लोगों से इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो हम लोगों ने टाइम पीरियड देखना हो अर्थ पर और मून पर, तो अर्थ पर तो ग्रेविटी होती है, सो दैट इज़ वाई अर्थ पे हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू मून। इस चैप्टर में से बेसिकली इस तरह के ही एमसीक्यू आ रहे होते हैं, ठीक है। अर्थ पर क्या होगी टाइम पीरियड, मून पे क्या होगी, कराची में क्या होगी, मरी पे क्या होगी। तो अभी हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग कराची को कंपेयर करें मून के साथ और मरी के साथ, या कराची और मरी को कंपेयर करते हैं, मून हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो मरी है ये हाइट पे है, कराची जो है वो हाइट पे नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारे पास मरी पे जो है वो वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम होगी ना, और कराची में हमारे पास वैल्यू ऑफ जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई कराची में हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो कम होगा, ठीक है, कराची में। और मरी पे हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा होगा क्योंकि हमारे पास वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू जो है वो आ सकता है। फिर अगर आप लोगों को बोले कि अगर हम लोग जो है वो लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज़ करें तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो आप लोग उसको इस तरह से फाइंड करोगे, ठीक है। फिर आपसे बोले कि अगर हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ जी जो है वो 0 होती है, तो वहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड भी जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि टाइम पीरियड विल बी ग्रेटर फॉर द पेंडुलम एट द पोल और द इक्वेटर और सेम फॉर बोथ ऑफ दीज। देखो हमारे पास पोल और इक्वेटर पे जो है वो जी की वैल्यू जो है वो कम होती है, सो दैट इज़ वाई वहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो ग्रेटर होगा या ज़्यादा होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट उसने लिखा है कि वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब पोल पे हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर, सो दैट इज़ वाई पोल पे टेंशन जो है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने इनको लाजमी देखनी, बल्कि यही दो नहीं, ये जो हम लोगों ने ऊपर भी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए ना, कराची वाला, मरी वाला, अर्थ वाला, मून वाला, और ये वाले दो कॉन्सेप्ट्स ये इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद कहता है कि अगर हम लोग जो है वो लेंथ को भी डबल कर लें और वैल्यू ऑफ जी को भी डबल कर लें तो हमारे पास टाइम पीरियड पर जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो टू जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, सो ओवरऑल हमारे पास टी इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ही जो है वो बच जाएगा। फिर आप लोगों को जो है वो दो डिफरेंट लेंथ्स दी हों L1 एंड L2, फिर आप लोग जो है वो उसको इस तरह से फाइंड करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो अगर आप लोगों को बोले कि आप लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करो तो आप लोग उसके लिए ये रिलेशन यूज़ करोगे। अगर उसने पोजीशन मेंशन नहीं की तो फिर आप लोग जो है वो इस इक्वेशन को यूज़ करोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx²। एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने उसी इक्वेशन को जो है वो एक्सप्लेन किया, कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो हमारे पास डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है फ्रॉम द मीन पोजीशन, सो मैक्सिमम द डिस्टेंस एज इन केस ऑफ द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे दो केसेस हैं, अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन पर फाइंड करनी हो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होता है, तो उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो 0 होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइंड करनी है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट की वजह से होती है, सो दैट इज़ वाई वो हाइट पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, आप लोग फाइनल रिलेशन को देख लो, 1/2 k इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है। जिससे हम लोगों ने बात की ना, पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास मीन पोजीशन पे जो है वो 0 होती है,
ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास वो मैक्सिमम होती है। तो इस तरह हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, ठीक है, और एक्सट्रीम पे वो ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने लाजमी जहन में रखने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे सिंपल आप लोग इनको प्लस कर लो, आप लोग के पास फाइनल इक्वेशन आएगी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, तो उनको देख लेते हैं। कहते हैं कि हमारे पास ये जो पेंडुलम होती है उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है या वेरिएबल होती है। तो कहते हैं कि हमारे पास ये जो एनर्जी है ना बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड हमारे पास कांस्टेंट हुआ ना तो एनर्जी भी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम लोग एम्पलीट्यूड को डबल कर लें तो हमारे पास एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी या कांस्टेंट रहेगी। तो जब भी हम लोग जो है वो एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे ना तो एनर्जी जो है वो हमारे पास वो भी डबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक एमसीक्यू पॉइंट है, कहता है कि उसने आपको एम्पलीट्यूड की रेशो दी हुई है 1:2। तो आप लोग मुझे टोटल एनर्जी की रेशो बताओ। तो टोटल एनर्जी का एम्पलीट्यूड के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। हमारे पास इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा और 2 का लेंगे तो हमारे पास 4 बन जाएगा, विच इज योर ऑप्शन बी। ये ऊपर हम लोगों ने टोटल एनर्जी का रिलेशन पढ़ा है, ठीक है। तो ये उसी के मुताबिक हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। ये नीचे उसने सॉल्व किया भी है बल्कि। तो ये सेम उसने उस तरह का एमसीक्यू दिया है, उसने एम्पलीट्यूड की रेशो दी हुई है 1:3 और आपसे टोटल एनर्जी का पूछा है। तो टोटल एनर्जी में हमारे हम लोग कहते हैं कि एम्पलीट्यूड के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो 1 का स्केयर 1 ही आता है, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, विच इज योर ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप लोग इनको याद कर सके तो कर लो, नहीं तो बस छोड़ दो, लेकिन कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। जब भी हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो a/√2 होगी ना तो उस वक्त हमारे पास किनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। और जब हमारे पास इस x की वैल्यू जो है वो a/√3 होगी ना तो उस वक्त हमारे पास जो किनेटिक एनर्जी है ना इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब हमारे पास इस x की वैल्यू जो है वो a/2 होगी या a/√4 होगी तो उस वक्त हमारे पास जो किनेटिक एनर्जी है ना इट इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब हमारे पास इस x की वैल्यू जो है वो a/√2/3 होगी तो उस वक्त हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो 2 टाइम्स ऑफ किनेटिक एनर्जी के जो है वो इक्वल होगी। वैसे कि एमडीकैट में इतने डीप एमसीक्यूज नहीं आते, लेकिन ये जो स्पेशली एमडीकैट एस्पायरेंट्स है तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्री एंड फोर्स्ड ऑस्किलेशन। तो जब भी हम लोग जो है वो किसी बॉडी को फ्रीली जो है वो एग्जीक्यूट होने पे छोड़ दें, ठीक है, कि वो फ्रीली जो है वाइब्रेट करे, तो उसे हम लोग जो है वो फ्री ऑस्किलेशन कहते हैं। और जब हम लोग जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो उसे हम लोग फोर्स्ड ऑस्किलेशन कहते हैं, ठीक है। फ्री ऑस्किलेशन की एग्जांपल हमारे पास जो है वो सिंपल पेंडुलम है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है वो फ्री ऑस्किलेशन है या फोर्स्ड है, तो इट इज़ अ फ्री ऑस्किलेशन, ठीक है। और हमारे पास जो वाइब्रेशन ऑफ द फैक्ट्री फ्लोर ड्यू टू द मशीनरी तो वो फोर्स्ड ऑस्किलेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी रेजोनेंस को। अब यहाँ पे उसने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो रेजोनेंस को डिफाइन किया है। कहता है कि जब भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, और उसका जो है वो अगर टाइम पीरियड जो है वो नेचुरल टाइमर ऑफ द बॉडी के इक्वल हो जाए, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अप्लाई किया है, तो उस वक्त उस बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उस इंक्रीज़ इन एम्पलीट्यूड को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आए तो आप लोग इस डेफिनेशन को पढ़ लो खुद पास करके वीडियो को। अब यहाँ पे उसने रेजोनेंस की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कह सकते हैं या एग्जांपल्स कह सकते हैं। हमारे पास जो रेडियो होता है इसमें इस तरह होता है कि जब हमारे पास 2 फ्रिक्वेंसीज एक दूसरे के साथ मैच करती हैं ना तो एनर्जी की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होगी या फिर हमारे पास MRI होगी, ठीक है। MRI भी हमारे पास इस रेजोनेंस की ही एग्जाम्पल है, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और माइक्रोवेव ओवन भी जो है वो इसी रेजोनेंस की एग्जांपल है, ठीक है। मतलब एम्पलीट्यूड को जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है और हमारे पास फूड जो है वो कुक हो जाता है या हीट अप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फेज़। अब इसमें जो है वो किसी भी किस्म का MCQ पॉइंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फेज़ का आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई मोशन है, ठीक है। अब कोई वेव है, आहिस्ता आहिस्ता करते करके उसका अगर एम्पलीट्यूड जो है वो 0 हो जाए ना, ठीक है, तो उसे हम लोग फेज़ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वेव बड़ी थी, यहाँ पे थोड़ी छोटी हुई, यहाँ पे और छोटी, यहाँ पे और छोटी, करते करते ये बिल्कुल 0 पे चली गई, ठीक है। तो उसे हम लोग फेज़ कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो बेसिकली हमारे पास एक फ़ेज़ है, ठीक है। अब आप लोगों को आई थिंक समझ आ गई होगी कि बेसिकली फ़ेज़ होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास डैम्प्ड ऑस्किलेशन। डैम्प्ड ऑस्किलेशन जो है बेसिकली इसमें ऐसा होता है ना कि एम्पलीट्यूड जो है वो स्मॉलर से स्मॉलर होता जाता है
टाइम के साथ साथ तो उसे हम लोग डैम्प्ड ऑस्किलेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे पास एनर्जी जो है वो कम होती रहती है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाता है, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम लोग डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज होता जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ उस वक्त तक जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए। ठीक, तो इसको हम लोग डैम्प्ड ऑस्किलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जी अबाउट द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। तो देखो हमारे पास जो डैम्पिंग है ना, बेसिकली इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, मतलब जब हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो लार्जर होगा ना, डैम्पिंग जो है वो उतना स्मॉल होगा, या डैम्पिंग अगर स्मॉल होगा ना तो एम्पलीट्यूड जो है वो उतना ज़्यादा जो है वो मतलब इंक्रीज़ होता जाएगा या लार्ज होता जाएगा। ठीक है, और इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो डैम्पिंग है ना, बेसिकली इट प्रिवेंट्स द एम्पलीट्यूड फ्रॉम बिकमिंग वेरी लार्ज। डैम्पिंग उसको कम कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें हमारे पास ये जो पहली ये जो ग्रीन वाली लाइन है, इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, दिस मीन्स दैट हमारे पास डैम्पिंग जो है वो स्मॉल है। अब ये जो मीडियोकर वाली आप लोग देख सकते हो, मीडियम वाली, अब इसमें आप लोग देखो यहाँ पे जो है वो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम है, तो ये हैवी डैम्पिंग है। तो मतलब एम्पलीट्यूड का और डैम्पिंग का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर में जो कुछ पढ़ा है उसको हम लोग दोबारा से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जस्ट आप लोगों को इन टर्मिनोलॉजीज का पता हो कि ये बेसिकली होती क्या है। ठीक है, हमारे पास ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेगेटिव साइन होता है ना, बेसिकली ये शो करता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है वो ऑपोजिट जो है वो डायरेक्शन में है। आप लोगों से ये एमसीक्यू कर सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेगेटिव साइन क्या शो करता है, कि सिर्फ एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट है, या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, या बल्कि ये क्या शो करता है? क्या इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड इनका जो है वो मतलब नेगेटिव है? नो, नेगेटिव साइन शोज दैट हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट है ना, एक दूसरे से अपोजिटली जो है वो डायरेक्टेड है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कहा था कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द मेटालिक बॉब की इक्वल होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो पेंडुलम जो है लॉन्गर होगी तो उसका टाइम पीरियड भी जो है वो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो उसने बोला कि टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास मैथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उसने 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन की हैं, जो कि मैंने आप लोगों को एक टेबल सा बना के बताया था कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होगी, यही काइनेटिक एनर्जी जो है मीन पोजीशन पे जो है मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो मैक्सिमम होगी, और यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन पे जो है वो 0 होगी। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। और हमारे पास ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ना, इसमें एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या चीज़ कंजर्व रहती है, तो एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, नेक्स्ट उसने डैम्प्ड ऑस्किलेशन को डिफाइन किया, ये हम लोग ऑलरेडी अभी किया रिसेंटली। कहते हैं कि अगर हम लोग लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को जो है वो 4 टाइम्स कर लें तो टाइम पीरियड जो है वो ये 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ एल। अगर हमारे पास लेंथ जो है 4 हो जाए तो 4 का हमारे पास वो क्या होता है, अंडर रूट 2 के इक्वल होता है ना, सो दैट इज़ वाई 2 टाइम्स जो है वो उसका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम लोग किसी भी सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड फाइंड करते हैं ना, तो उसका एम्पलीट्यूड हम लोग स्मॉल रखते हैं। ठीक है, मतलब थीटा जो है वो 0 तक रखते हैं। और अगर आपसे बोले कि आप लोग टाइम पीरियड फाइंड करो 1 सेकेंड में, तो वो 0.25 मीटर बनता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारे पास रिलेशन है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी, लाजमी नहीं है कि आप लोगों को हर मरतबा लेंथ दे और आपसे टाइम पीरियड का बोले, वो आपसे टाइम पीरियड दे के लेंथ का भी पूछ सकता है, फिर आप लोगों ने इस इक्वेशन को जो है वो अरेंज करना होगा। ठीक है, तो आप लोग लेंथ फाइंड करने के लिए क्या लोगे, दोनों तरफ से स्केयर लोगे, हमारे पास ये बन जाएगा टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर एल बाई जी। ये हमारे पास बनता है टी स्केयर जी इज इक्वल टू 4 पाई एल। ठीक है, अब हम लोगों ने सिर्फ एल फाइंड करना है, हमारे पास ये बन जाएगा टी स्केयर जी डिवाइड बाई 4 पाई इज इक्वल टू एल। तो आप लोग लेंथ को जो है वो इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के रिलेशंस को अरेंज करना सीख जाओ, तो आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। फिर उसने बोला कि अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम की लेंथ को जो है 4 टाइम्स इंक्रीज करें तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, टाइम पीरियड का और फ्रिक्वेंसी का। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम की लेंथ को जो है वो हाफ कर दें तो हमारे पास क्या होगा, और मैथ्स को डबल कर दें। ये मैथ्स को डबल करने वाला कॉन्सेप्ट आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो हमारे पास 4 टाइम्स जो है वो डिक्रीज होगा। कैसे होगा आप लोग यार फाइंड कर लो आप खुद ही।
ठीक है, वही रिलेशन है T=2π√L/g। अगर आपसे टाइम पीरियड का पूछे तो आप लोग इस रिलेशन को यूज़ करोगे, एल का पूछे तो आप लोग इक्वेशन को अरेंज कर लोगे। कैसे अरेंज करोगे, जो भी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि आप लोगों ने किस तरह अरेंज करना है। तो जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट करो, अपना आंसर निकालो, दैट इज़ इट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है, कहता है कि हमारे पास जो इलास्टिक कोलिजन होती है ना, इसमें किसी भी किस्म की गेनिंग या लॉसिंग ऑफ एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पे दो और इम्पोर्टेंट MCQ पॉइंट्स है। कहता है कि अगर हमारे पास जो है वो हम लोग किसी टनल को जो है बोर करते हैं, ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, और उसमें हम लोग स्टोन को जो है वो ड्रॉप करते हैं, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है वो एग्जांपल होगी। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो ऐसा यूनिट है ना स्प्रिंग कांस्टेंट का, वो सेम होता है सरफेस टेंशन के साथ। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन का जो ऐसा यूनिट है वो सेम है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इनकी डायमेंशन भी सेम होगी, क्योंकि यूनिट जो सेम है। तो ये था आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 7। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा।